वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था चैप्टर दैट इज़ फोर्स एंड प्रेशर। उसमें भी हम कॉन्टैक्ट फोर्स तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हमें स्टार्ट करना है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो अच्छा, जैसे हमें वर्ड बता रहे हैं ना, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट का मतलब है जो चीज़ें कॉन्टैक्ट में ना हो, ऐसा फोर्स जो कि बिना किसी फिजिकल कांटेक्ट के बिना हो। देयर इज नो फिजिकल कांटेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट। नॉन कांटेक्ट फोर्स कौन से फोर्स होंगे? ये वो फोर्स होंगे जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होगा। इसके हमारे पास तीन टाइप हैं। फर्स्ट है हमारा मैग्नेटिक फोर्स, सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड थर्ड है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये तीन टाइप के नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स हमें देखने को मिलते हैं अपने आसपास। तो चलिए फर्स्ट मैग्नेटिक फोर्स से हम स्टार्ट करते हैं। देखो वर्ड ही बता रहा है हमारे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो मैग्नेट से रिलेटेड होगा, है ना। इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट्स। ये ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करती हैं। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट, ये स्पेलिंग आप ठीक देख लेना, ये इसमें गलत टाइप हो गई है। अ मैग्नेट कैन एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर मैग्नेट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद इट। अच्छा, जैसे सबने मैग्नेट तो देखी होगी, है ना। तो हमें पता है जब हम दो मैग्नेट, हमारे पास दो मैग्नेट के पीसेस हैं। अब अगर हमें पता है मैग्नेट के का एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है ना। जैसे आप यहाँ एग्जाम्पल में देखो, तो हम ये बचपन में 6th 7th में भी पढ़ते हुए आए हैं कि हमेशा जो लाइक पोल होंगे, हमेशा जो लाइक पोल होंगे वो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे? लाइक पोल हमेशा रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पोल होते हैं हमारे, अनलाइक पोल हमेशा अट्रैक्ट करते हैं। ये हमने सबने देखा होगा, हम बचपन में भी खेलते थे ना, दो मैग्नेट लेके हम खेलते थे। हम जबरदस्ती क्या करते थे, एक उन दोनों जब अनलाइक पोल होते थे तो हम उन्हें जबरदस्ती मिलाने की कोशिश करते थे और वो एक दूसरे से दूर जाते थे, दूर खींचते थे, है ना। ये बचपन में कभी खेलते हुए, कभी कभी ना कभी सबने करके देखा होगा ये, है ना। तो ये जो हमारा फोर्स लग रहा है ना, जब दो मैग्नेट को हम एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं और वो एक दूसरे के पास आने से अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जब वो अट्रैक्ट हो रहे हैं इसका मतलब वो अनलाइक पोल है। और जो ये अट्रैक्ट होने में जो फोर्स लग रहा है वो हमारा नॉन कांटेक्ट फोर्स है। और जब हम सेम पोल को, एक जैसे पोल को, नॉर्थ नॉर्थ को या साउथ साउथ को एक दूसरे के पास लेके आ रहे हैं और हमारी मैग्नेट एक दूसरे से दूर भाग रही है, रिपेल कर रही है, और जो ये रिपेल करने में, जो दूर भागने में फोर्स लग रहा है वो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स है। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करती है किसी दूसरे मैग्नेट पे, किसी नेल पे या किसी आयरन के पीसेस पर। तो ये तो जब हम हमारी जो मैग्नेट है वो रिपेल या अट्रैक्ट कर रही है, चलो आप ये समझो रिपेल कर रही है, तो क्या कोई कनेक्शन है हम दोनों के बीच में? ये देखो, ये हमारा सेम पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है। क्या बीच में कोई थ्रेड है, कोई चीज है जो एक दूसरे को दूर कर रही है? नहीं है ना, कुछ भी नहीं है। ये बीच में इनविजिबल फोर्स है एक हमारा एक। और ना ही ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं। क्या ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं? जब एक दूसरे के पास लेके आते हैं तभी एकदम से झटके से कांटेक्ट में आ जाते हैं। वहीं अगर साउथ पोल को हम एक साथ अट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो ये क्या कांटेक्ट में आते हैं? नहीं आते, एक दूसरे से दूर भागते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो मैग्नेट एक्सर्ट करते हैं। जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं। ओके। और फोर्स कैन एक्सर्ट बाय मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन, या फिर जो आयरन के पीसेस पर भी जो फोर्स लगता है वो भी हमारा मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स हमारा एक टाइप का नॉन कांटेक्ट फोर्स है जिसमें कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। ये ऐसा फोर्स है जो मैग्नेट एक्सर्ट करती है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic force. A force exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो एक चार्ज्ड बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे लगाएगी,
या फिर एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी पे लगाएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स है जो एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी पे लगाएगी, या तो ये चार्ज चार्ज पे लगेगा या फिर ये चार्ज और अनचार्ज पे लगेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक चार्ज बॉडी लगाती है किसी दूसरी चार्ज बॉडी पे, या फिर एक अनचार्ज बॉडी लगाती है किसी अनचार्ज बॉडी पे। एग्जाम्पल देखते हैं। अच्छा, बचपन में हमने ये खेल भी खेला होगा कभी ना कभी। हम क्या करते हैं, हमने अपना स्केल लिया है ना, स्टेशनरी में जो आप अपने पाउचेस में पेंसिल बॉक्स में स्केल रखते हो प्लास्टिक वाला, उस स्केल को अगर हम अपने ऑयली हेड में या हम हेड में रब करते हैं, है ना, हम रब कर रहे हैं उसको, और फिर हमने डेस्क पे छोटे 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 ना कागज के टुकड़े या पीसेस ऑफ पेपर हमने रख दिए बहुत छोटे छोटे। तो जब हम स्केल को अपने स्कैल्प में, अपने हेड में, अपने सर में रब करते हैं और फिर उस छोटे छोटे कागज के हमारे पीसेस ऑफ उसके पेपर के पास लेके आते हैं, तो देखा है ना, वो कागज के जो पीसेस है ना, वो स्केल की तरफ अट्रैक्ट करने लग जाते हैं, वो स्केल के पास आके चिपक जाते हैं, है ना। जब हम अपने स्कैल्प में रब करते हैं अपने प्लास्टिक स्केल को, और हमारे पास छोटे-छोटे कागज़ के बहुत-बहुत छोटे-छोटे पीसेज़ हैं, हमारे पास इस तरह के पीसेज़ हैं। रब करने के बाद जब हम उस स्केल को उन कागज़ के पीसेज़ पर लेके आते हैं, उन पेपर के पीसेज़ पर लेके आते हैं, तो वो जो छोटे-छोटे पेपर पीसेज़ हैं, वो क्या करते हैं, वो स्केल के पास आ जाते हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं, वो स्केल से चिपक जाते हैं, है ना? ये सबने कभी ना कभी बचपन में किया होगा। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये कौन-सा फ़ोर्स है जो एक स्केल और एक पेपर को अट्रैक्ट कर रहा है? ये कौन-सा फ़ोर्स है? ये कोई और फ़ोर्स नहीं है, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। ये एक्सपेरिमेंट हम कोम्ब से भी कर सकते हैं। अगर हम कोम्ब को रब करके और छोटे-छोटे पीसेस पर लेके जाएँगे ना पेपर के, तो वो कोम्ब भी अट्रैक्ट करेगा। या फिर बलून है हमारे पास, हमने बलून को अपने स्कैल्प में रब किया। जब हम बलून को स्कैल्प में रब करेंगे और फिर ऐसे पेपर के पास लेके जाएँगे ना, तो छोटे-छोटे पेपर्स बलून से आके भी चिपक जाएँगे। तो ये कौन-सा फ़ोर्स है जो जिस फ़ोर्स की वज़ह से ये अट्रैक्ट कर रहे हैं? ये कोई और फ़ोर्स नहीं, ये है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। जब हमने कोम्ब को रब किया, जब हमने बलून को रब किया, जब हमने स्केल को रब किया, तो जब हमने इन चीज़ों को रब किया ना, तो ये चीज़ें चार्ज हो गई हमारे रब करने से। रब करने से ये चीज़ें चार्ज हो गई, और जब ये चीज़ चार्ज हुई हमारी, कोम्ब हो गया, बलून हो गया, स्केल हुआ, जब ये चार्ज हुए, तो ये जो अनचार्ज पार्टिकल्स थे ना पेपर के, ये अट्रैक्ट करने लगे। तो ये इसमें कौन-सा फ़ोर्स लगा हमारा? अभी कॉन्टैक्ट में अपने आप तो नहीं आए, है ना? बिना कॉन्टैक्ट में आए अट्रैक्ट हुए ना, हम ऐसे तो दूर से लेके जाते हैं तभी अट्रैक्ट करते हैं। तो ये भी एक तरीके का हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फ़ोर्स है, और इस फ़ोर्स का नाम है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स। जब एक चार्ज बॉडी किसी अनचार्ज बॉडी पे फ़ोर्स लगाती है, ये हमारी चार्ज बॉडी हो गई, ये हमारी चार्ज बॉडी हो गई, ये हमारी अनचार्ज बॉडी हो गई, ये हमारी अनचार्ज बॉडी हो गई। आई होप ये आपको यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी, ये कुछ नहीं है, इसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। बहुत ईज़ी है, मैंने पहले कहा था ये चैप्टर बहुत ईज़ी है। इसे ग्रेविटेशन फोर्स इज़ नथिंग, बस ये क्या है, ये इसे हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, whether large or small, exert a force on every other object. This is known as gravitational force. Falling of leaves, fruits on the ground. जब भी कोई फ्रूट है, कोई बॉल है, लीव्स हैं, कुछ आप चीज़ें ज़मीन पर फेंकते हो, तो वो नीचे जाके ज़मीन पर क्यों रुकती है? क्योंकि एक ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो चीज़ों को, सामान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींचता है। और हम जब कोई सामान हमारे हाथ से गिर जाता है, तो ऐसा तो नहीं है वो उड़ के ऊपर की तरफ जाता होगा, नहीं ना। अगर हमारे हाथ से कुछ सामान नीचे गिर जाता है, तो वो कहाँ लगता है? वो ज़मीन पर जाकर लगता है, ज़मीन पर जाकर रुकता है। हम हमारे हाथ से कोई बुक छूट गई, हमारे हाथ से एप्पल छूट गया, हमारे हाथ से कोई बॉल छूट गई, वो नीचे ज़मीन में जाके रुकती है। क्यों? क्योंकि ये एक हमारा फ़ोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ग्रेविटेशनल पुल है, जो सामान को, जो चीज़ों को, हर चीज़ को अपनी तरफ पुल करता है, अपनी तरफ खींचता है। जितने भी ऑब्जेक्ट है हमारी अर्थ पे, सबके ऊपर, चाहे कोई छोटा ऑब्जेक्ट हो, कोई बड़ा ऑब्जेक्ट हो, सबके ऊपर ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी अप्लाई होता है। ग्रेविटेशनल पुल होता है जो चीज़ों को, जो सामान को, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ
खींचता है। इसी वजह से जब हमारे हाथ से कुछ सामान छूट के गिर जाता है नीचे, तो वो नीचे जाके जमीन में लगता है, ना कि वो उड़ने लग जाता। आई होप ये क्लियर होगा आपको। बहुत इजी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कुछ ऐसा टफ नहीं है इसमें। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेट फोर्स क्या होता है। चाहिए नेट फोर्स क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन टू फोर्स, दो फोर्स के बीच में जो फोर्स होता है हमारा, वो होता है हमारा नेट फोर्स। दो फोर्स लगाए हमने, उन दो फोर्स के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो दैट इज नोन एज नेट फोर्स। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा, एग्जाम्पल से समझेंगे हो जाएगा। व्हेन टू फोर्स एक्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हो तो हम कैसे नेट फोर्स निकालेंगे? सपोज करो ये एक रोप है ना। अब यहां से इस रोप को एक बच्चा खींच रहा है अपनी तरफ, और यहां से इस रोप को एक बच्चा खींच रहा है अपनी तरफ। तो क्या ये दोनों अपोजिट अपोजिट साइड में फोर्स नहीं लगा रहे हैं? एक बच्चा इस रोप को अपनी तरफ खींच रहा है, ये दूसरा बच्चा इस रोप को अपनी तरफ खींच रहा है, जब हम वो रोप वाला गेम खेलते थे, है ना। तो ये अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, है ना। अब अगर इस बच्चे, सपोज करो ये इस बच्चे ने लगाया 50 फोर्स, 50 न्यूटन फोर्स, और ये बच्चा लगा रहा है 20 न्यूटन फोर्स, है ना। अब हमें निकालना है कि इनका नेट फोर्स कितना होगा, यानी कि टोटल फोर्स कितना, हमारा कितना फोर्स लगा रहे हैं ये साथ में मिलके। अच्छा, व्हेन टू फोर्स एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और हम फोर्स कैसे निकालते हैं? हम मैग्नीट्यूड को देखते हैं, है ना। जब हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, हम फोर्स को किस तरह मेजर करेंगे? उसके मैग्नीट्यूड से मेजर करेंगे। when two force acting in a opposite direction uh, in the opposite direction is same, then their magnitude will be zero. अब हम ये when two force act in the opposite direction their magnitude will decrease. अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो हमेशा इस चीज को याद रखेंगे, जब भी फोर्स ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा या तो हमारा मैग्नीट्यूड कम होगा या फिर जीरो हो जाएगा। या तो हमारा मैग्नीट्यूड कम होगा या जीरो लग जाएगा। अब ये देखो, ये बच्चे, ये वाला बच्चा अपनी इस तरफ फोर्स लगा रहा है और ये वाला बच्चा इस तरफ फोर्स लगा रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं ना। अपोजिट में फोर्स लगा रहे हैं। अपोजिट में भी ये बच्चा लगा रहा है, बच्चा 1 हमारा 50 न्यूटन और बच्चा 2 हमारा 20 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें पता है हम फोर्स को कैसे मेजर करते हैं, मैग्नीट्यूड से, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। अब हमें इनका मैग्नीट्यूड, जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो मैग्नीट्यूड या तो डिक्रीज होगा या फिर जीरो हो जाएगा। ये दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज होगा या फिर मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। अच्छा, तो नेट फोर्स हम कैसे निकालेंगे? नेट फोर्स क्या होगा हमारा, इस एग्जाम्पल को ही देख रहे हैं अभी हम। तो नेट फोर्स हमारा क्या होगा? इस बच्चे ने लगाया 50 न्यूटन, इस बच्चे ने लगाया 20 न्यूटन। हमने देखा है कि जब हमारा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा या तो डिक्रीज होगा या फिर जीरो हो जाएगा। अब हमें पता है ये अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, है ना, यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन है। और जब अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो इसका मतलब कम होना चाहिए, है ना। तो प्लस करने पर तो ये कम नहीं होगा। ये कब कम होगा? जब हम इसे माइनस करेंगे। तो 50 माइनस 20 हो जाएगा हमारा 30 न्यूटन। तो जो हमारा नेट फोर्स आया इस एग्जाम्पल में वो आया हमारा 30 न्यूटन। हमें ये चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी हम नेट फोर्स निकाल रहे हैं, जब भी हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो मैग्नीट्यूड या तो जीरो हो जाएगा या फिर डिक्रीज होगा। जैसे जीरो कब होगा? अब सपोज करो यहाँ हमारे पास दो बच्चे हैं, और ये हमारा एक बच्चा है, ये फोर्स लगा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में, ये फोर्स लगा रहा है हमारा इस डायरेक्शन में। ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 50 न्यूटन लगा रहा है। तो जब हम इनका नेट फोर्स निकालेंगे तो 50 माइनस 50 दैट इज 0 न्यूटन। सेम एक और एग्जांपल हमने देखा, ये इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है। इसका फोर्स है हमारा 150 न्यूटन, इसका फोर्स है हमारा 100 न्यूटन। जब हमने इन दोनों का नेट फोर्स निकाला 150 माइनस 100 दैट इज 50 न्यूटन। ओके। तो ये बात तो हो गई हमारी जब हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अब अगर हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये बच्चा भी इसी डायरेक्शन में लगा रहा है, ये बच्चा इसी डायरेक्शन में लगा, तो क्या होगा?
जब भी हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा मैग्नीट्यूड हमेशा बढ़ेगा। जब भी हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हमेशा हमारा मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा। अगर ये बच्चा 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये 20 न्यूटन लगा रहा है, जब भी फोर्स हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, सपोज करो ये बच्चा हमारा 50 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ये बच्चा हमारा 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स है हमारा सेम डायरेक्शन में लग रहा है, तो हमेशा जब हमारा नेट फोर्स आएगा वो हो जाएगा 50 प्लस 20, टोटल हो जाएगा हमारा 70 न्यूटन। जब हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा होगा तो हमेशा हम सम करेंगे दोनों फोर्सेस का, ठीक है। तो एग्जाम्पल एक और देखो, ये एक बच्चा है हमारा सेम डायरेक्शन में, इसने 20 न्यूटन फोर्स लगाया, इसने 40 न्यूटन फोर्स लगाया, तो टोटल फोर्स जब हम इनका निकालेंगे 40 प्लस 20 दैट इज 60 न्यूटन। तो ये चीज हम याद रखेंगे, जब भी हमारा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा मैग्नीट्यूड या तो डिक्रीज होगा या जीरो हो जाएगा, लेकिन जब हमारा फोर्स सेम डायरेक्शन में लगेगा तो हमारा हमेशा मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा। यानी कि जब हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, और जब हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो हमेशा प्लस करेंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज प्रेशर। द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? किसी एरिया पे, किसी पर्टिकुलर एरिया पे जो हम फोर्स लगा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर एरिया के किसी सरफेस पे हम जो फोर्स लगा रहे हैं दैट इज नोन एज प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट। प्रेशर का फॉर्मूला है हमारा फोर्स अपॉन में जिस एरिया पे हम प्रेशर हम या फोर्स हमारा लग रहा है। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये हमारा प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अगर एरिया हमारा कम होगा तो प्रेशर हमारा ज्यादा होगा, अगर एरिया हमारा ज्यादा होगा तो प्रेशर हमारा कम होगा। उसको हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और अच्छे से समझ आएगा। ये हमारे पास एक वुडन ब्लॉक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस वुडन ब्लॉक को ऐसे नीचे की तरफ दबाना है। हम थंब से इसे दबा रहे हैं। अब मुझे एक बात बताओ, वुडन ब्लॉक तो बहुत बड़ा है ना, और थंब से हम इसे दबा रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है कि हम इस पे थंब से प्रेशर लगा रहे हैं तो ये वुडन ब्लॉक हमारा दब जाए नीचे या नीचे की तरफ चला जाए? नहीं जाएगा। वही यहाँ हम देखो, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारा सरफेस एरिया ज़्यादा है, हमारे यहाँ पे एरिया ज़्यादा है, हमारा थंब यहाँ छोटा पड़ रहा है या ज़्यादा एरिया है, तो जहाँ ज़्यादा एरिया होगा वहाँ हमारा प्रेशर कम लगेगा। अब वहीं हम इस नेल की बात करें, या बोर्ड में आप स्कूल में आप बोर्ड पे लगाते हो ना, इस तरीके की नेल से कुछ पेस्ट करते हो, या कोई भी अपने बोर्ड को जब आप डेकोरेट कर रहे होते हो, तो जब आप ये इस नेल को आप अपने थंब से प्रेस करते हैं तो क्या ये नेल इस ब्लॉक में अंदर से अच्छे से चली जाएगी, अंदर घुस जाएगी, है ना? क्यों? क्योंकि जो इस नेल का एरिया है वो कम है, और हमारे थंब का एरिया ज़्यादा है। तो जब एरिया हमारा कम होगा तो हमारा प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब हमारा एरिया ज़्यादा होगा तो हमारा प्रेशर कम लगेगा। ठीक है? जब हम अपनी हाँ, जब भी सरफेस एरिया को हम लेके चलेंगे, हमें इतना बड़ा वुडन का ब्लॉक है हमारा, इसको हमें प्रेस करना है, तो इसको प्रेस करने में हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ेगा और ये वुडन ब्लॉक प्रेस नहीं होगा। वहीं हम छोटी सी कील ले लेते हैं, उसको हम प्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने थंब से, तो क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है तो हम ज़्यादा प्रेशर लगा पाएंगे। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर डायरेक्शन में एक्ट करता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर, ये ऐसा प्रेशर है जो एयर एग्जर्ट करती है अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, तो यहाँ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई होप ये बिल्कुल भी टफ चैप्टर नहीं था, अच्छे से आप लोगों को समझ आ गया होगा। बार बार रिवीजन करेंगे, एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा।